हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जिला दर्शन सीरीज। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन सीरीज पढ़ने से पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। ये हैं राधेश्याम जी, जिन्होंने आज बीकानेर जिले का जिला दर्शन तैयार करके दिया है। तो आज इसलिए इन्हीं का नाम और इन्हीं की फ़ोटो यहाँ पे पोस्ट की गई है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान जिला दर्शन में पढ़ने वाले हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दोस्तों, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बीकानेर मैप में कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ये जो राजस्थान के मैप में आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये अपना बीकानेर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बीकानेर में बीकानेर जिला एक नज़र में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 23.6 लाख, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। परिवहन कोड है RJ07। यहाँ के वर्तमान कलेक्टर हैं नमित मेहता जी, और पुलिस अधीक्षक हैं प्रीति चंद्रा जी, और यहाँ का शुभंकर कौन है दोस्तों? भट्ट तितर। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी प्रशासनिक इकाइयाँ। दोस्तों, इसमें 9 पंचायत समितियाँ हैं और 9 ही तहसील हैं। यह बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसका जनघनत्व कितना है? 87, जो कि राजस्थान में दूसरा सबसे कम जनघनत्व है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है और कितना है। ठीक है। अगला है दोस्तों, बीकानेर का पुराना नाम जंगल प्रदेश या राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता था। यानी कि बीकानेर का पुराना नाम क्या था? जंगल प्रदेश या फिर राप्ती घाटी। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई है कल कि भारत सरकार ने जो अपना राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, ये खाजोवाला इलाके के पास, यहाँ पर हेरोइन पकड़ी गई है। तो दोस्तों, आप उससे करंट से भी थोड़ा सा कनेक्ट रहिए। इस इलाके पर ये जो यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है खाजोवाला के साथ, यहाँ से कल 270 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। किसने? भारत सरकार ने। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं बीकानेर जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी होने के कारण बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप याद रख के चलिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे स्थित है? जोहड़बीड, बीकानेर में। दोस्तों, जोहड़बीड को आप खास करके याद रख के चलिएगा, क्योंकि जोहड़बीड में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो आपको याद रख के चलने हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है तथा 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के राज्य पशु के रूप में ऊंट को दर्जा कब मिला? तो कब मिला? 2014 में। बीकानेर का सबसे बड़ा कुआं कौन सा है? अलख सागर कुआं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, बीकानेर जिले में राजस्थान राज्य का शिक्षा निदेशालय भी स्थित है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निदेशालय कहाँ पे स्थित है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यह न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। बीकानेर संभाग सबसे कम नदियों वाला संभाग भी है। बीकानेर जिले का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। दोस्तों, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है, और गर्मियों में 48 डिग्री से भी सेल्सियस से भी अधिक चला जाता है। बीकानेर में कुल औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 8 हैं, और छोटे उद्योग लगभग 5,310 हैं। बीकानेर जिले की साक्षरता दर है दोस्तों 65.92%। आगे दोस्तों, बीकानेर की मुख्य भाषाएं हिंदी तथा राजस्थानी है। बीकानेर की स्थापना 3 अप्रैल 1488 को जोधपुर के महाराजा राव जोधा के पुत्र बिक्काजी ने की थी। यानी कि बीकानेर की स्थापना किसने की? जोधपुर के महाराजा राव जोधा के पुत्र बिक्काजी ने। सोथी, पुंगल, डाडाथोरा प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पे पाई गई दोस्तों? बीकानेर जिले में। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा वर्गीकृत वन राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। राजस्थान में 5 चिड़ियाघर थे, जिसमें से एक बीकानेर में था, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। आगे दोस्तों, थली जो बीकानेर में बोली जाती है क्या है? मारवाड़ी की एक उपबोली। दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थली है
ये एक कसीदाकारी है, ये कपड़े पर की जाने वाली नक्काशीदारी है। आपसे कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन दे के पूछ लेगा तो आपको याद रख के चलना, ये क्या है, मारवाड़ी की उपबोली है। रेड क्लिफ रेखा के साथ बीकानेर जिले की सीमा 168 किलोमीटर लगती है, जो कि राजस्थान में सबसे कम लगती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के साथ जो रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है। यह न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी है। रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों, बीकानेर। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय भी बीकानेर का है। दोस्तों आप एक बात और कमेंट करके बताएंगे कि सबसे दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है, किससे, रेड क्लिफ रेखा से। ठीक है, अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग बीकानेर संभाग है। अब देखिए जांगल प्रदेश, दोस्तों आपने अभी पीछे देखा कि बीकानेर को जांगल प्रदेश या राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जांगल प्रदेश क्या है, बीकानेर एवं उत्तरी जोधपुर का कुछ क्षेत्र है जिसको किस नाम से जाना जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणकरणसर क्या है दोस्तों, लूणकरणसर बीकानेर में स्थित एक खारे पानी की झील है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अगला है दोस्तों, बीकानेर के शासक एवं उनसे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। दोस्तों बीकानेर का इतिहास आप देखते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अपन थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की। तो अपन सबसे पहले देखते हैं राव बिक्का, इनका कार्यकाल कब से है, 1465 से 1504 तक का। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में, बीकानेर के संस्थापक भी यही हैं और देशनोक में करणी माता की मूर्ति को प्रतिष्ठित इन्हीं ने किया था। तो आप याद रख के चलेंगे, करणी माता मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित की वो किसने की, राव बिक्का ने। दूसरा है दोस्तों राव नर्रा या नरसी, इनकी क्या हुई, अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तीसरा है राव लूणकरण, इनका कार्यकाल रहता है 1504 से 1526 तक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कलयुग का करण कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलयुग का करण किसे कहा जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक राजस्थान का तीर्थ किसे कहा जाता है। लूणकरणसर नगर की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। अगला है दोस्तों राव जैतसी, इनका कार्यकाल रहता है 1526 से 1542 तक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में, साहिबा का युद्ध 1541 में राव जैसी व राव मालदेव के मध्य हुआ। मालदेव विजय प्राप्त की इन्होंने, मालदेव विजय भी प्राप्त की किसने, राव जैतसी ने। ठीक है दोस्तों, अगला है राव कल्याणमल, इनका कार्यकाल कब से है दोस्तों, 1544 से 1574 तक। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों इनके बारे में, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की, किन्होंने, राव कल्याणमल ने। दोस्तों ये भी आप याद रख के चलेगा, राव कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की, 1570 ईस्वी में। और कहाँ पे स्वीकार की, अकबर के नागौर दरबार में स्वीकार की। अगला है दोस्तों महाराजा राय सिंह, इनका कार्यकाल है 1574 से 1612 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया, जूनागढ़ किले का निर्माण आरंभ करवाया। जूनागढ़ किला जिसे दोस्तों जमीन का जेवर भी कहा जाता है, उसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, महाराजा राय सिंह ने। और इन्हें राजपुतानिकाकरण कहा जाता है। दोस्तों आप दोनों अलग अलग याद रख के चलिएगा, इसको तो आधुनिक भारत का करण कहा जाता है और दूसरा राजपुतानिकाकरण कहा जाता है। अगला है महाराजा करण सिंह, इनका कार्यकाल है 1631 से 1669 के मध्य। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, अपनी कुलदेवी करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मतीरे की राड़ का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ दोस्तों, मतीरे की राड़ का युद्ध जो कब हुआ, 1644 में। करण सिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, मतीरे की राड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, करण सिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य। यह बीकानेर और नागौर राज्य के मध्य हुआ जिसमें महाराजा करण सिंह विजय रहा। दोस्तों आप मतीरे की राड़ सुन के सोच रहे होंगे कि मतीरे की राड़ का युद्ध कैसे हुआ। तो दोस्तों ये हुआ कि जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अपने आम बोलचाल की भाषा में तरबूज बोलते हैं, उसकी एक बेल नागौर के किसान की बेल बीकानेर के किसान के खेत में चली गई थी सीमा से, तो उसने वो तोड़ के खा लिया। तो इस बात को लेकर के एक युद्ध हो गया था। आप देख सकते हैं अपना इतिहास कितना रोचक रहा है कि एक तरबूज को लेकर के युद्ध कर लिया राजा महाराजाओं ने, बताओ।
अगला है महाराजा अनूप सिंह। इनका कार्यकाल है 1669 से 1698। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल इन्हीं के आरंभ को कहा जाता है। इन्हीं के काल में दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल रहा। ठीक है, किसके काल में? महाराजा अनूप सिंह के काल में। अगला है दोस्तों महाराजा सूरत सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1787 से 1828 के मध्य। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। दोस्तों ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो यहाँ से, तो आप इसे भी नोट करके चलिएगा। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की? महाराजा सूरत सिंह ने 1818 में। अगला है दोस्तों जोरावर सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1736 से 1746 के मध्य। महत्वपूर्ण क्या इनके बारे में? हुरडा सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। ठीक है। अगला है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1787 से 1943 के मध्य। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है। ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के अकेले गैर अंग्रेज सदस्य रहे थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से आपके लिए, आप इसे जरूर नोट करके चलिएगा। ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के ऐसे अकेले गैर अंग्रेज सदस्य कौन थे? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? महाराजा गंगा सिंह। दोस्तों आपको पता हो, हमने जब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाया था तो हमने वहाँ पे आपको गंग नहर पढ़ाया था। गंग नहर को बनाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। और गंग नहर का निर्माण इन्होंने कब करवाया? 1927 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रख के चलिएगा महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया और गंग कैनल का निर्माण करवाया, जो कि अपन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में उसको पूरा पढ़ भी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है महाराजा शार्दुल सिंह। इनका कार्यकाल 1943 से 1950 के मध्य रहता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आज़ादी व एकीकरण के समय बीकानेर के महाराजा थे। जब दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने देखे बीकानेर के शासक देखे थे। दोस्तों हमने आपको सभी शासक नहीं बताए, हमने केवल आपको वो शासक बताए हैं जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हम सभी शासक बताने बैठे तो उसमें अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने को क्रीम चीज़ पढ़नी है, अपने को पूरा न पढ़ के केवल वही चीज़ें पढ़नी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हमने आपके लिए केवल वही चीज़ें पढ़ाई जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला है बीकानेर जिले के कुछ दर्शनीय स्थल। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? राव बीकाने। और पूर्ण किसने किया? सूरत सिंह ने। करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। दोस्तों इसके बारे में 3 कथन है, आप इन तीनों महाराजाओं के नाम याद रख के चलेंगे, क्योंकि इनका निर्माण प्रारंभ करवाया राव बीकाने, निर्माण पूर्ण करवाया राव सूरत सिंह ने। इनके मंदिर के आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। सॉरी दोस्तों, भाई नहीं, रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था। किसका? करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है ये। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल नेहड़ी बीकानेर में जाड़ वृक्ष के नीचे है। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों? मठ कहलाता है। इनका प्रतीक है सफेद चील। और नवरात्रा में 2 बार मेला आयोजित होता है, चैत्र और आश्विन नवरात्र में। दोस्तों यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। इनका सफेद चूहा क्या कहलाता है दोस्तों? काबा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। करणी माता के सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा। मंदिर में सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित हैं। करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में सन 1538 ईस्वी में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों ये है आपके सामने करणी माता मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में। अगला है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर नगर में स्थित है। इनका निर्माण करवाया लूणकरण द्वारा करवाया गया। राठौड़ वंश के कुल देवता है। दोस्तों ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राठौड़ वंश के कुल देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण जी हैं। प्रतिवर्ष मेले का आयोजन जेठ शुक्ल एकादशी या निर्जला एकादशी को होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगला है भांडासर जैन मंदिर। बीकानेर नगर में निर्माण भांडासा व्यापारी ने करवाया था। इनका निर्माण किसने करवाया? भांडासा व्यापारी ने। यह मंदिर सुमतिनाथ को समर्पित है। सुमतिनाथ जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं भांडासर जैन मंदिर बहुत ही भव्य
मंदिर हैं जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों मुकाम बीकानेर, जाम्बोजी का समाधि स्थल। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो हो जाएगा मुकाम बीकानेर। वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है, आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। अगला है दोस्तों समराथल दौरा, इसे धोक दौरा भी कहा जाता है। जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। दोस्तों जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, समराथल दौरा में। और जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पे है, आप बताएंगे हमें कमेंट करके, अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। जाम्बोजी ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया तथा वैष्णवी संप्रदाय का प्रतिपादन किया। अगला है कपिल मुनि का मंदिर, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। मंदिर के निकट एक सरोवर स्थित है। इस सरोवर के किनारे 52 घाट एवं 5 मंदिर निर्मित है। दोस्तों आप इन क्लास को पूर्ण मनोयोग से लेते रहिए, ये क्लास आपको आने वाले एग्जाम में पूर्णतः रामबाण साबित होंगी। आप देखना जब आप आगे कोई एग्जाम देंगे तो आपको सभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से जरूर मिलेंगे, तो आपके लिए आने वाली एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सभी इसको पूर्ण मनोयोग से लेते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करते रहिए। अगला है लालगढ़ पैलेस, इसका निर्माण 1937 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया था। इसका डिजाइन किसने किया, स्टीवन जैकब द्वारा तैयार किया गया। चित्र जर्मन चित्रकार मुल्लर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका चित्र किसने प्रतिपादित किया, जर्मन चित्रकार मुल्लर ने। यह पैलेस लाल पत्थरों से निर्मित है। इस पैलेस का उद्घाटन लॉर्ड होर्डिंग्स ने किया था। लालगढ़ पैलेस में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी स्थित है। दोस्तों अनूप संस्कृत लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित है। अगला है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लालगढ़ पैलेस जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है जूनागढ़ दुर्ग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, दुर्गों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जूनागढ़ दुर्ग। इसके अन्य नाम देखते हैं, इसका अन्य नाम है बीकानेर दुर्ग, जमीन का दुर्ग और चिंतामणि दुर्ग। दोस्तों इसका एक अन्य नाम और भी है, क्या नाम है, जमीन का जेवर। दोस्तों काफ़ी बहुत ही भव्य दुर्ग है ये, इसलिए इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। बिक्का की टोकरी 1488 में राव बिक्का ने निर्मित करवाई। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ महाराजा राय सिंह ने करवाया था और इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों, करमचंद। एक बात दोस्तों आप याद रखिए चलिएगा, जिस भी चीज़ के लिए वास्तुकार का नाम आ जाए ना, वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे हवा महल के वास्तुकार पूछे जाएं, जयपुर जिले का वास्तुकार पूछा जाए, अभी यहाँ पे जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार पूछा जाए आपसे, तो ये जिस भी चीज़ के लिए वास्तुकार ना आ जाए ना, शब्द आ जाए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाले, तो आप उसको ज़रूर याद रख के चलिएगा। जूनागढ़ के मुख्य दरवाजे सूरजपोल के आगे महाराजा राव सिंह ने जयमल मेड़तिया पर पत्ता सिसोदिया की गजारोड मूर्तियाँ लगवाई हैं। यानी कि इसके ऊपर किसकी मूर्तियाँ लगवाई है, जयमल फतेड़िया और फत्ता सिसोदिया की, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की। जूनागढ़ दुर्ग में करणी माता का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर भी उपस्थित है। करणी माता का मंदिर और नागनेची माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ, करमचंद की देखरेख में, और वो कौन थे, महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जूनागढ़ दुर्ग काफ़ी बहुत ही भव्य इमारत है दोस्तों, इसीलिए तो इसे ज़मीन का जेवर कहा गया है, वरना हर किसी को अपन ज़मीन का जेवर थोड़ी ना कहते हैं। अगला है दोस्तों चौधरी कॉलोनी। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर की स्थापना 1989 में जाट समाज द्वारा चौधरी कॉलोनी स्थित वीर तेजाजी मार्ग के पास हुई। यह बीकानेर शहर के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, कौन, चौधरी कॉलोनी। अगला है दोस्तों कतरियासर, जसनाती संप्रदाय के गुरु जसनाथ जी महाराज का मंदिर जो कि बिना पानी के बना हुआ है। जाट और सिद्ध जाति के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का अग्नि नृत्य विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों हम आपके लिए से क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जसनाथी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू जिले का, जो कि दोस्तों चूरू का नहीं होके बीकानेर का। दोस्तों आप भी समझिए गलती इंसानों से ही होती है, तो हमसे भी हुई, आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रख के चलेगा। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों अग्नि नृत्य, बीकानेर का स्थित है, ना कि चूरू डिस्ट्रिक्ट का। अगला है दोस्तों कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गजनेर अभ्यारण्य, बटबट इम्पीरियल
सैंड गाउज रेत का तितर पक्षी एवं जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। अगला है रामपुरा हवेलियाँ। बीकानेर की इन हवेलियों में हिंदू, मुगल एवं यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है, तो हिंदू, मुगल एवं यूरोपियन शैली। श्री कोलायत सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। अगला है दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता मंदिर। इसमें हैरम गणपति की प्रतिमा स्थित है, जिसमें गणपति सिंह पर सवार है। अगला है देवीकुंड सागर। बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ स्थित है यहाँ पे। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्घाटन भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड लिथगो ने 5 नवंबर 1937 को किया था। अगला दोस्तों ऊन कॉम्प्लेक्स या औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थित है? बीकानेर एवं ब्यावर अजमेर में। अगला है स्टेट वुलन मिल्स लिमिटेड या ऊन कारखाना कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। दोस्तों अभी आपने पीछे देखा कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो आप ये बात तो सोच ही सकते हैं कि ऊन से रिलेटेड कोई भी बड़ी चीज़ होगी या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो कहाँ पे मिलेगी आपको? ज़्यादातर चांस उसके बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के ही रहेंगे दोस्तों। मरु त्रिकोण दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर। तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट भी इसका एक भाग है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है मरु त्रिकोण में कौन कौन से संभाग आते हैं? तो दोस्तों याद रखिए चलेगा, जिले अलग हैं और संभाग अलग है। दोस्तों अगर संभाग की बात करें तो एक तो बीकानेर संभाग आ जाएगा अपना, बीकानेर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और दूसरा अपना आ जाएगा जोधपुर संभाग, क्योंकि दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, नागौर वगैरह ये जो जिले हैं ये किस में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? जोहड़बीड बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में जनवरी में आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कब होता है? जनवरी में। और कहाँ पे होता है? बीकानेर जिले में। बीकानेरी ऊंट, भारत में 50% ऊंट इसी नस्ल के पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में 50% जो ऊंट है वो इसी नस्ल के। कौन सी नस्ल के? बीकानेरी नस्ल के। अगला दोस्तों भेड़ की नस्ल पुंगल भी बीकानेर की है। पुंगल जो भेड़ अपन देखते हैं वो कहाँ की है दोस्तों? वो भी बीकानेर की है। सुनहरी पोट्री हस्तकला भी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। लोई नापासर भी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। वियना एवं फारसी गलीचे भी बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आप एक एक तथ्य हैं, इनके बारे में ऐसी कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है जो आपको समझाया जाए। ये सिर्फ आपसे एक एक तथ्य के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप भी इनको एक एक तथ्य के रूप में ही याद रख के चलेंगे। मथेरन कला बीकानेर, पुरानी कथाओं पर आधारित देवताओं के भित्ति चित्र बनाना। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पुरानी कथाओं पर आधारित देवताओं के भित्ति चित्र बनाना कहलाता है, तो दोस्तों हो जाएगी मथेरन कला। अगला है राजस्थानी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में। गृह मंत्रालय ने 2018 के लिए पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग जारी की गई। राजस्थान के बीकानेर जिले के कालू पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये चीज़ आप नोट करके चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है? बीकानेर के कालू पुलिस स्टेशन को। अगला है दोस्तों बीकानेर जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और ये जो चूरू, ये जो थोड़े से इलाके ये अपने मरुस्थलीय प्रदेश में पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ के लिए सिंचाई परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ से सिंचाई परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं बीकानेर जिले के लिए कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो पहली है दोस्तों लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जो तो है इसका पुराना नाम, और दोस्तों इसका नया नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर एवं बीकानेर, 2 ही जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों अगली है गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है? बीकानेर और नागौर। अगली है दोस्तों बांगड़सर लिफ्ट नहर, जो कि इसका पुराना नाम है, और इसका वर्तमान नाम क्या है? भैरूदम चालानी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि इसका वर्तमान में नाम है। और इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है दोस्तों? इससे केवल एक ही जिला लाभान्वित होता है, बीकानेर जिला। अगला है दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर, जिसका नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। कोलायत लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। ये कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर एवं जोधपुर जिले से लाभान्वित हो रहे हैं। अगले दोस्तों फ्लोदी लिफ्ट नहर, जो तो है इसका पुराना नाम, और
अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना, जो इसका वर्तमान में नाम है। तो अब ये किस किस जिले को लाभान्वित कर रही है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 3 जिलों को लाभान्वित कर रही है। दोस्तों सिंचाई परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रख के चलेंगे इनको, ठीक है। दोस्तों अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने सिंचाई परियोजनाएं तो देखी, लेकिन ये सिंचाई परियोजनाएं है क्या। दोस्तों ये सिंचाई परियोजनाएं इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि अपन देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर, दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब परिवर्तित किया गया। दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ, 31 मार्च 1958 में। उद्घाटनकर्ता कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, जो कि तत्कालीन अपने गृह मंत्री भी थे। इन्होंने इसे मरुगंगा की संज्ञा दी। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा की संज्ञा किसने दी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, जो अपने तत्कालीन गृह मंत्री थे। इसके निर्माता कौन है, इंजीनियर कंवर सिंह जी। इन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को पत्र लिखा था यहाँ पर पानी लाने के लिए। दोस्तों इसमें किस नदी का पानी आता है, इसमें सतलज और व्यास नदी का पानी आता है। और कहाँ से आता है, हरीके बैराज बांध पंजाब से आता है। दोस्तों राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सतलज नदी आ रही है, ये व्यास नदी आ रही है, और यहाँ पे ये बांध बना हुआ है हरीके बैराज, जो कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। यहाँ से जो नहर निकली इसको अपन ने क्या नाम दिया, फीडर नहर। इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई अगर आपसे दोस्तों पूछी जाए तो हो जाएगी केवल और केवल 35 किलोमीटर। और यह राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, माँ सीतावाली हेड हनुमानगढ़ से। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है, माँ सीतावाली हेड हनुमानगढ़ से, ठीक है दोस्तों। अब ये अगले चरण में अपन देखते हैं, ये तो इसका प्रथम चरण में तो इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और बीकानेर से और जो जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक जा रही है, यहाँ पर इसका निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। दोस्तों द्वितीय चरण में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 256 किलोमीटर, और प्रथम चरण में है 393 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और ये अभी यहाँ पे गडरा रोड बाड़मेर में इसका जो अंतिम पॉइंट है वो स्थित है। दोस्तों इसकी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो होगी 256 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 649 किलोमीटर, 393 प्लस 256, 649। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए दोस्तों तो हो जाएगी 480 किलोमीटर। अगला देखते हैं दोस्तों बीकानेर जिले के प्रमुख मेले। तो दोस्तों सबसे पहले आता है निर्जला ग्यारस का मेला, और ये कहाँ पे लगता है, लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में। और किस दिन लगता है, ज्येष्ठ शुद्धि यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। अगला है भट्टापीर उर्स, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, गजनेर में। और ये कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से दशमी तक। अगला है दोस्तों जम्बेश्वर मेला, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, मुकाम तालवा नोखा में लगता है दोस्तों, वर्ष में 2 बार, फाल्गुन व अश्विन अमावस्या को। अगला है दोस्तों भैरू जी का मेला, जो कहाँ पे लगता है, कोडमदेश्वर में। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। अगला है दोस्तों नागनेची माता का मेला, जो कहाँ पे आयोजित होता है, बीकानेर में। और कब लगता है, नवरात्र में लगता है दोस्तों। चननी चेरी मेला या जिसे सेवकों का मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, देशनोक में। और कब लगता है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। अगले दोस्तों कपिल मुनि का मेला, जो श्री कोलायत में लगता है। और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे दीपावली का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, यानी कि आप हिंदी महीनों के हिसाब से हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो कब मनाया जाता है, किस माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है या अमावस्या को मनाया जाता है। करणी माता का मेला दोस्तों ये कहाँ पे लगता है, देशनोक बीकानेर में। और नवरात्र में चैत्र एवं कार्तिक माह में लगता है ये, ठीक है दोस्तों। ये देखा अपने बीकानेर जिले के बारे में, हमने आपके साथ हर वो जानकारी साझा की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी एग्जाम के लिहाज से। दोस्तों पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, पढ़ाने में भी फ़र्क है और पढ़ने में भी फ़र्क है। दोस्तों हम पढ़ाने को तो आपको सब कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए केवल वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा रही हैं। आजकल का दोस्तों ट्रेंड भी यही है एग्ज़ाम क्लियर करने का, आप केवल सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन सिलेक्टेड पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया,
क्या फ़ायदा उस चीज़ का पढ़ने का जब वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप ना हो। तो आप दोस्तों भले ही कम पढ़े लेकिन सिलेक्टिव पढ़ें, वही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। दोस्तों अगला है बीकानेर का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, हम आपको इसका सही जवाब कल बताएंगे दोस्तों। अगला है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे स्थित है। आपको अगर आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वरना हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब जरूर बताएंगे दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों वो हो जाएगा चूरू। और दोस्तों दैनिक तापांतर वाला पूछा जाए तो वो हो जाएगा जैसलमेर। अगला है दोस्तों सालासर बालाजी का मेला कब आयोजित होता है। तो होता है चैत्र पूर्णिमा को, जिस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। क्या, हनुमान जयंती के दिन ही इनका मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज आपने आपको पढ़ाया दोस्तों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों इसी के साथ आपका बीकानेर और जयपुर संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। जयपुर और बीकानेर दोस्तों के 2 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों बीकानेर संभाग के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन हम आपके लिए जल्दी करेंगे। आने वाली 1-2 क्लास में आपके लिए बीकानेर संभाग के लिए प्रश्नोत्तरी भी आएगी। जयपुर की तो आप सब सोल्व कर ही चुके हैं, और बीकानेर की भी दोस्तों आपके लिए 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में अंत तक आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।